Uh, Hello everyone. So welcome to the second part of this video. That is, so in the previous class we have learned to calculate the electric field intensity due to due to a circular charge loop. So let me write it down. For a circular charged loop, the electric field intensity. So what did we discuss कि हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है। तो और हम लोग ये मान लेते हैं कि इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस होगा। तो मैंने एज ऑफ नाउ मैंने पॉजिटिव चार्जेस ले लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेना है, आप लोग चाहो तो नेगेटिव चार्जेस इस पूरे लूप को नेगेटिव लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो देन ये उस लूप का सेंटर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया उस लूप का रेडियस हो गया स्मॉल a। मेरे को सेंटर से एक सर्टेन पॉइंट P पर, जो कि आप लोग बोल सकते हो एक्सियल लाइन पे लाई करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P आई हैव कंसीडर्ड दैट टू बी स्मॉल r, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अगर आप लोग याद करोगे तो मैंने सबसे पहले मैंने लिया था कि टोटल लूप का चार्ज जो होगा दैट इज योर Q, और क्योंकि ये बॉडी कंटिन्यूअस है तो हम लोग ओवरऑल चार्ज लेके नहीं काम करते, तो मैंने उसके लिए क्या लिया था, मैंने एक एलिमेंटरी चार्ज dq लिया था। फिर हम लोगों ने dq के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे भी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जब सॉल्व किया था इंटीग्रेशन यूज करके, so finally the answer came out to be 1 divided by 4 pi epsilon naught q into small r divided by r square plus a square whole to the power 3 by 2. This was the formula. आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, that is your 1 by 4 pi epsilon naught q into small r divided by r square plus a square power 3 by 2. Remember this, यहाँ पे जो r होता है वो हो गया सेंटर से p, पॉइंट p का डिस्टेंस। जो स्मॉल a होगा that is the distance, और you can say that is the radius, right? अच्छा, अगर आप लोग इस इक्वेशन को अगर आप लोग सही से देखते हो then you would realize कि देखो यार, स्मॉल a जो है वो तो रेडियस ऑफ द लूप हो गया। फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन स्मॉल a तो ब्रो कांस्टेंट हो गया ना, पर ये r जो है ये वेरिएबल है। अगर आप लोग p को और भी दूर लेके जाते हो तो r इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप लोग p को बहुत सामने लेके आते हो, है ना, तो r डिक्रीज होता रहेगा। तो अकॉर्डिंगली r विल चेंज। अगर r चेंज हो गया तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। सो वन कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड that is found at point P that is a function of small r, isn't it? ये r का फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो हम लोग पहला तो एक बहुत ही सिंपल सा केस एक लेते हैं, केस वन हमारा ये होगा कि if point P lies very far away, अगर पॉइंट P बहुत दूर रहता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होता है, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक बात जरा देख लीजिए आप लोग। इफ पॉइंट P लाइज, आप लोग खुद देख सोच के जरा बताओ, अगर पॉइंट P बहुत दूर चला गया, ठीक है ना, बहुत दूर चला गया, तो जो ये स्मॉल r है वो काफी बड़ा हो जाता है स्मॉल a से, मतलब रेडियस से, है ना। अच्छा, अभी देखो हमारा रिक्वायरमेंट देखो, आपके पास तो सिर्फ स्मॉल r ही नहीं, आपके पास तो स्मॉल r स्क्वायर के टर्म्स में भी है ना। तो अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया इसको तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, फॉलो करना जरा। अगर कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, आपने उसको स्क्वायर किया, वो और भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने 100 लिया, अगर आपने 100 का स्क्वायर करा तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। पर किसी छोटे नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर आपने 0.1 का स्क्वायर किया, 0.01, वो और भी छोटा हो जा रहा है ना। तो अभी अगर आप लोग इस हिसाब को देखते हो, जो सिंस a square is negligible as compared to r square, so therefore a square can be neglected, है ना। अच्छा, एक बात आप लोग फॉलो करना,
हम लोग फिजिक्स में ऐसा बहुत चीज करते हैं, हम लोग कोई क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका लॉजिक सिंपल है, जब हमें दिख ही रहा है कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटा हो जा रहा है, तो उसका रहना ना रहना कोई बात नहीं पड़ता। इट इज समथिंग लाइक, अगर आप लोग 100 के साथ, सपोज आप लोगों ने 100 के साथ 0.00001 को ऐड करा, तो आपका जो आउटकम होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 इटसेल्फ ना। तो बात उसी तरह से है। तो देयरफॉर यू कैन से दैट जो हमारा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r स्क्वायर, एज बिकॉज़ a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, मतलब उसको हम लोग जीरो मान सकते हैं ना। सो देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन है that turns out to be 1 divided by 4 pi epsilon naught q into r divided by, देखो आप लोगों को क्या मिल रहा है, r स्क्वायर उसका होल पावर 3/2 मिल रहा है ना। और आपको पता है कि r स्क्वायर पावर 3/2 में क्या होने वाला है, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल क्या रहा है, then you are getting 1/4 pi epsilon naught, आपको मिल रहा है q into r divided by r cube, r के साथ r क्यूब कैंसिल आउट जाएगा, सो व्हाट यू हैव इज q by r स्क्वायर। आपको फाइनली ये फार्मूला मिला। नाउ लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फार्मूला। अब ये जो आपको जो एक्सप्रेशन मिला है ना, 1 divided by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकला इस सर्कुलर लूप के लिए in the condition that when point P lies very far away, and there is also one thing that you need to point, that you need to know कि अगर आपके पास सपोज अगर आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है ना, इस चार्ज Q के लिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये पॉइंट P है वो Q से एक डिस्टेंस स्मॉल r पे होता है। तो आपको पता है ये वाला चीज, मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बता दे रहा हूं, आप लोग कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में। अगर आपको किसी भी चार्ज के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया निकालना है, आप लोग सिंपल एक काम कर लेना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे +1 यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज बिठा के काम कर सकते हो। मैं आगे के वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करूंगा इसी प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही कभी-कभार ऐसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी देते हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग देम। तो मेरा जो मेन बात है ये आप लोग इसी के साथ याद रखना, वो ये हो गया, अगर आपको कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 बिठा देना। लेकिन ये पहले से डिक्लेयर मत कर देना कि वो +1 कूलम होगा, बिकॉज 1 कूलम चार्ज मतलब बहुत बड़ा है। इन द अपकमिंग वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग 1 कूलम चार्ज को लेते हो, इफ यू टेक 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए, आपको पता होगा बेसिक, जो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले देख चुके हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर्स का मदद लेते हैं, यस और नो। अभी लॉजिक ये है कि अगर आपने 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए कोई कैपेसिटर बनाया, उस कैपेसिटर का जो रेडियस होगा वो करीब से करीब 12,800 किलोमीटर के अराउंड होता है। मतलब अर्थ का ही रेडियस है 6,400 किलोमीटर, मतलब अर्थ से भी बड़ा कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए, हमारे अर्थ से भी बड़ा एक स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए जो 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। तो लॉजिक उसी तरह से एक है, तो 1 कूलम बहुत ही बड़ा चार्ज होता है, जैसे 1 फेराड भी बहुत ही बड़ा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, राइट। तो द थिंग इज, इस चार्ज के लिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है पॉइंट चार्ज के लिए, दैट इज E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q by R square। अब आप लोग इसके साथ इसको मिलाओ, देखो फॉर्मूला सेम आ रहा है कि नहीं। अब फॉर्मूला सेम आया मतलब आप लोग एक फाइनली कंक्लूजन दे सकते हो कि when point P lies very far away, the circular charged loop behaves as a point charge। हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यार, आपको मिला वही वाला चीज। So therefore we can say that इसी केस 1 में मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूं, when point P lies very far away, आई होप आप लोगों ने ये चीज उठा लिया होगा, तो मैं इसको रब करता हूं। When point P lies very far away, then the circular charged loop behaves as a
पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये आपका पहला केस 1 था। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। तो जरा देखिए आप लोग,